से स्वागत है। नवीं कक्षा 9वीं की गणित का चैप्टर 1 उसके प्रारंभिक कंटेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले के लेसन में हमने इसका जो अध्याय 1 है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, इसमें जो सबसे पहला जो लर्निंग आउटकम्स है यानी कि संख्या पद्धति की अवधारणा, जिसमें हम विशेषकर संख्याओं के प्रकार पर डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले कि हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन पर हम वीडियो दे चुके हैं और पिछले वीडियो में हमने बात किए थे परिमेय संख्याओं की, किंतु इसके कुछ उदाहरण और कुछ प्रश्नावली के प्रश्न वो विशेष रह गए हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज ये बात का कर लेते हैं कि परिमेय संख्या वाकई में होती क्या है। प्यारे बच्चों, हम इसके पहले जब संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और उसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं में समस्त ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और समस्त धनात्मक संख्याएं, साथ में शून्य भी होता है। तो ये अवधारणा कि दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में क्या कोई अन्य दूसरी संख्याएं भी होती हैं? जी हाँ, इनके बीच में अन्य कुछ दूसरी तरह की संख्याएं होती है। तो हमने जब इसके पहले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको एक बार जरूर देख लें। तो उसके आधार पर ये जो परिमेय संख्या है उसकी डेफिनेशन इस तरह की निकल के सामने आती है। इस तरह की संख्याएं दो पूर्णांकों के बीच में निश्चित तौर पर होती हैं। तो परिभाषा क्या है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है और इसके कुछ विशेष गुणधर्मों के बारे में भी हमने देखा था। तो इन सभी को एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। परिमेय संख्या दो पूर्णांकों का अनुपात है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो इसका जो अपोजिट सत्य नहीं होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो यह आवश्यक नहीं होता है। तो इस बात का हम ध्यान रखिए कि जितने भी पूर्णांक होते हैं ना, हम उनको परिमेय संख्या अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जितनी भी परिमेय संख्या होती है या जितनी भी ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है वो पूर्णांक हो ये जरूरी नहीं है। जैसे यहीं पर एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 1/2, ये एक परिमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तो इस तरह इन दोनों बातों को हमें एक साथ याद रखना है। इसी तरह धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। ये बिल्कुल पूर्णांक संख्याओं के ही समान है। और इसी तरह हमने कुछ और गुणधर्म देखे थे कि दो परिमेय संख्याओं को यदि जोड़ा जाता है अथवा घटाया जाता है तो इनका योगफल और अंतर हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। इसी तरह दो परिमेय संख्याओं को जब गुणा अथवा भाग किया जाता है तो इनका जो प्राप्त गुणनफल और भागफल है वो भी एक परिमेय संख्या होती है। इसी तरह जितनी भी परिमेय संख्या होती है उन सभी का व्युत्क्रम भी होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा गुणा का तत्समक अवयव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके बारे में थोड़ा सा देखना होता है। तो गुणा का जो तत्समक अवयव होता है वो एक होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह जो कोई भी परिमेय संख्या और उसका जो व्युत्क्रम होता है, इन दोनों का गुणा कर दिया जाए ना, तो वो जो गुणा का तत्समक अवयव एक ही उसका मान होता है। तो इस तरह परिमेय संख्याओं के कुछ विशेष गुणधर्म हमने यहाँ पर देखे, टू द पॉइंट्स। तो चलिए अब कुछ उदाहरण अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ एनसीईआरटी की बुक में कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को हम एक तरफ से देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो कुछ स्टेटमेंट है, हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है अथवा गलत है। सबसे पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये तीनों तरह के जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, इनको यदि हमें चेक करना है ये सत्य है असत्य है तो इसके लिए क्या करना होगा? बिल्कुल सही, संख्याओं के प्रकार को हमको अच्छी तरह समझना होगा, जो हम इसके पहले के वीडियोस में इस पर बात कर चुके हैं। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या और इसके बाद परिमेय संख्या, तो सभी की जानकारी होना चाहिए, तभी इन तीन स्टेटमेंट का हम पता लगा सकते हैं। तो चलिए पहला कथन देखते हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्यारे बच्चों, अब देखिए पूर्ण संख्या की बात है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पहले तो हम ये देखें कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये असत्य है। क्यों भाई? क्योंकि शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। चलिए तो यहाँ पर ये देख रहे हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, याद करने की कोशिश करें। पूर्ण संख्या सिर्फ प्राकृत संख्या से कुछ ही अधिक होती है। चलिए नंबर लाइन पे देख लें, प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से 1 2 3 4 5 अनंत तक,
और तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, राइट। अब इसके बाद पूर्ण संख्या, सिर्फ शून्य मिला दिया जाए प्राकृत संख्या के साथ में, +0 कर दें तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है और सबसे बड़ी तो अनंत होती है। ये तो लगातार बढ़ती चली जाती है। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। जैसे पूर्ण संख्या तो 1 भी होती है, पूर्ण संख्या 2 भी है, पूर्ण संख्या 3 भी है। तो ये प्राकृत संख्या तो है, लेकिन शून्य के मामले में ऐसा नहीं है। सिर्फ एक पूर्ण संख्या शून्य ऐसी है जो प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट है ये जनरलाइज स्टेटमेंट होते हैं, यानी हर जगह हर किसी कंडीशन में लागू होना चाहिए। तो बाकी कंडीशन में तो लागू हो रहा है, लेकिन शून्य के मामले में लागू नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे असत्य ही मानेंगे। और इसी तरह इस चित्र में थोड़ा सा आप और देख लें कि ऋणात्मक संख्याएं हैं, यदि ये भी जोड़ दी जाए ना तो ये पूर्णांक संख्या हो जाती है Z। अब दूसरा स्टेटमेंट, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये सही है या गलत है? सत्य है। क्यों है भाई? चलिए कारण देखें। क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो एक परिमेय संख्या होती है। अब इसके लिए पूर्णांक संख्याओं की भी जानकारी होना जरूरी है और परिमेय संख्या की भी। तो पूर्णांक संख्या होती क्या है? पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य भी होता है। ये पिक्चर देख रहे हैं ना आप? पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी, शून्य भी और सारी की सारी धनात्मक भी, धनात्मक पूर्ण संख्या है। तो इन सभी को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने पहले देखा था। तो जैसे एक पूर्णांक m है, हम इसको 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। प्यारे बच्चे, यहाँ जो m लिखा है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि आप m ही लिखें। यहाँ आप p लिख सकते हैं, आप s लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। बस यहाँ पर एक जनरलाइज करके लिखा गया है कि किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए ये हमारा कथन लागू हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक कोई नंबर तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हमने m लिख दिया, आप n लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह के कोई भी पूर्णांक होगा ना, उसको m/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। बस तो इतना ही हमें ये स्टेटमेंट हर जगह लागू हो जाता है। पूर्णांक के लिए भी लागू होता है, प्राकृत संख्या के लिए भी लागू होता है और पूर्ण संख्याओं के लिए भी लागू होता है। चलिए आगे बढ़ें। तीसरा उदाहरण, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा पीछे जाना है। जितनी भी परिमेय संख्या किसी भी तरह की लिखी हुई हो, क्या सारी सारी पूर्णांक होती हैं? प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने टू द पॉइंट्स कुछ स्टेटमेंट देखे थे ना, वहाँ पर ये सारी बातें थी। अब ये गलत है। क्यों गलत है भाई? क्यों सत्य है? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या तो बना सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। सभी परिमेय संख्या जैसे कि 1/2, 3/7, 5/1। अब यहाँ पर देखिए 5/1 के मामले में हम देखते हैं, ये तो पूर्णांक है ना, यह परिमेय संख्या पूर्णांक भी है, ठीक है। ये परिमेय संख्या पूर्णांक है, ये हम जानते हैं। लेकिन ये जो 2 है, इन परिमेय संख्याओं को पूर्णांक नहीं बनाया जा सकता। अब ये परिमेय संख्या तो है, 3/7 भी परिमेय संख्या है, 1/2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन क्या पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, लेकिन यदि पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होती है। तो ये तीसरा कथन कैसा होगा? असत्य होगा, सिंपल। चलिए अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 1 और 2 पूर्णांक संख्या हैं, क्रमागत पूर्णांक संख्या हैं ये, और हम जानते हैं इनके बीच में कोई अगर पूछा जाए कि भाई 1 और 2 के बीच में पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों लगातार क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं। लेकिन प्रश्न में क्या है? परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दी गई संख्या फिलहाल पूर्णांक के रूप में है, जिन्हें हम आसानी से परिमेय संख्याओं में बदल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए ना, यहाँ पर लिखा क्या है, प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है? p/q के रूप में। लेकिन 1/2 क्या है? फिलहाल ये जैसा लिखा है ना, ये किस तरह की संख्या है? प्राकृत संख्या बिल्कुल है, पूर्ण संख्या बिल्कुल है, और पूर्णांक संख्या बिल्कुल है। तो यदि पूर्णांक संख्याओं का संबंधित कोई प्रश्न आता है ना, तो हमें पूर्ण और प्राकृत संख्याओं की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। तो फिलहाल हम इन्हें क्या मानेंगे? पूर्णांक। चलिए, तो अब सबसे पहले भाई परिमेय संख्या पूछा है इनके बीच में, तो हम इसको पहले परिमेय बना लें। तो 1 का परिमेय क्या होगा? 1/1, और 2 का परिमेय संख्या 2/1, बस सिंपल। अब इन थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बच्चों लिखा हूँ, यदि आप इसको आराम से पढ़ सके तो बहुत अच्छा होगा। अब इन परिमेय संख्याओं के बीच में चाहे जितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ पूर्व ज्ञान होना जरूरी है, जैसे माध्य निकालना, तुल्य भिन्न, सजातीय विजातीय भिन्नों की अवधारणा, भिन्नों पर संक्रियाएं तथा लघुत्तम समापवर्ती इत्यादि। तो बहुत सारे तरीके हैं। इन सब के कारण मैंने यहाँ पर लिखा हूँ कि भाई माध्य निकाल, यानी औसत हम जिसको कहते हैं, सांख्यिकी में आप पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में, तुल्य भिन्न, सजाती, लाइक डिसलाइक, फ्रैक्शन, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी वहाँ से भी हम इस तरह
प्रश्न कर सकते हैं, भिन्नों पर संक्रियाएं, एलसीएम निकालना, ये सब चीज़ें। उपरोक्त दोनों भिन्नों को हम ऐसी तुल्य भिन्नों में परिवर्तित करें जिनके हर वांछित चाही गई परिमेय संख्याओं को कम से कम एक अधिक हो अथवा ज़्यादा भी हो तो कोई समस्या नहीं है। हमें इतना ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कोई दो परिमेय संख्या यदि कहीं पर है ना, तो उनमें उनके बीच में अनेक होती हैं। ऐसा नहीं कि जितना पूछा जाए, जैसे यहाँ पर बोला है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 5 ही होती होंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत सारी होती हैं, कई होती हैं, अनेक होती हैं। अब जितनी चाहे उतनी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी भाई। और उनमें से कोई भी 5 निकाल कर लिख दीजिए, बस इतना सा सिंपल है। तो भाई प्रश्न में तो ऐसा पूछा ही नहीं है ना कि यही 5 होनी चाहिए, वही 5 होनी चाहिए। भाई आपको 5 लिख कर देनी है, दैट्स इट, वो आपका क्वेश्चन सही होगा। तो 1/1 और 2/1 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो हमें इन दोनों परिमेय संख्याओं को 5 से 1 अधिक अर्थात 6 के हर वाली तुल्य भिन्नों से पहले बदलना होगा, फिर आसानी से 5 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, तुल्य भिन्न ही हो, भिन्नों का सरलतम मान बदलना नहीं चाहिए। तो 1/1 की तुल्य भिन्न क्या होगी? 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/4, 5/6/6 हो गया, तुल्य भिन्न बना लिए। और 2/1 की तुल्य भिन्न 2/1, 4/2, 6/3, 8/4, 10/5 और 12/6। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जितनी परिमेय संख्या पूछी जाती है ना, उससे एक अधिक हर वाली इनकी तुल्य भिन्न हमने बनाया। तो 1/1 की हर जिसमें 6 हो उसको तुल्य भिन्न क्या है? 6/6। 2/1 की 12/6। अब इनके बीच में परिमेय संख्या आप निकाल लीजिए, बस अंश को कंटिन्यूशन में बढ़ाते चले जाइए। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो है ना बड़ा सिंपल। तो मेरे बच्चों, इस तरह के प्रश्नों को ना, ऐसा तो हमने जो पहले क्लासेस में आपने पढ़ा था उसके आधार पर कर लिया। अब चलिए दूसरा तरीका देखें। 1/1 को 6 हर वाली तुल्य भिन्न में कैसे बदलते हैं? भाई 6 हर वाली, जिसका हर 6 हो, जो जनरली हम ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं ना, तो हम क्या करें, 6 का ही गुणा करें, 6 का ही भाग कर दें, यानी 6/6 का गुणा कर दें 1/1 में, तो कर दिया। इसी तरह 2/1 में भी 6/6 का गुणा कर दें, तो ये पहली संख्या तो 6/6 हो गई, और दूसरा भिन्न जो था, दूसरी परिमेय संख्या 12/6 हो गई। तो बस इनके बीच में, तो हमें किसके बीच में निकालना है? 6/6 और 12/6 के बीच में नहीं, 1/1 और 2/1 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो आप लगातार इनके बीच लिख दें, 6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, हो गया ना सिंपल। बस, तो ये ऐसे प्रश्न आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जितने प्रश्न किए थे, ये 2 तरीके से हमने किया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमने चाहिए गई जितना बोला गया है ना, उतनी परिमेय संख्या हमने निकाल ली है। लेकिन अब हम प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे तो उसमें कुछ दूसरे तरीके भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी के लेसन में तो इतना ही। इस वीडियो में को देखने के लिए धन्यवाद। तो इसके बाद हम अब प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा, इसके बाद का वीडियो आप जरूर देखें। नमस्कार, जय हिंद।